जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे? आज हम सीए फाइनल के प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? एक्स वाई लिमिटेड, जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड है, उसने ना लीगल सर्विसेज रिसीव करी फ्रॉम एन अटॉर्नी इन यूके, unrelated person, in relation to registration of a trademark in UK. A consideration of pound 8,000 was paid by the company to the attorney in UK, determine the place of supply for the service, and suggest if XY Limited is required to pay tax under reverse charge on this transaction or not. क्या बोल रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में? एक ना अटॉर्नी है, जिसको हम प्यार से एडवोकेट भी बुला सकते हैं, जो कि यूके यानी लंदन में मौजूद है। ओके, इसने क्या किया है? इसने एक्स वाई लिमिटेड राजस्थान को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई। ऑल राइट, यानी सप्लायर हो गया हमारा यूके में बैठा हुआ एडवोकेट, एंड रिसिपिएंट हो गया एक्स वाई लिमिटेड। ओके, सो इस केस में क्या होता है दोस्तों? अगर सप्लायर या रिसिपिएंट में से कोई भी एक बंदा इंडिया के बाहर अगर मौजूद होता है ना, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं सेक्शन 13 ऑफ द CGST एक्ट के थ्रू। अब ये जो लीगल सर्विस वाला ट्रांजैक्शन होता है ना दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन सेक्शन 13 के जो स्पेसिफिक सब सेक्शंस होते हैं उसमें फॉल नहीं करता। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन के केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 के डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न क्या बोलता है कि जो रिसिपिएंट की लोकेशन होगी उसी लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। प्रेजेंट केस में रिसिपिएंट की लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है, तो इसीलिए राजस्थान शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अब इन्होंने अगला सवाल ये पूछा कि क्या इस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्स वाई लिमिटेड को RCM पे करने को पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दोस्तों, क्या हो रहा है? सप्लायर कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया है। ओके, रिसिपिएंट कहाँ है? इंडिया के अंदर है, एज वेल एज जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी इंडिया के अंदर है। तो ये ट्रांजैक्शन जो होता है ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, एंड नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 क्या बोलता है कि अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करी जा रही है तो ऐसे केस में रिसिपिएंट को RCM पर टैक्स पे करना ज़रूरी होता है। ओके, तो ऐसे केस में एक्स वाई लिमिटेड ने जो लीगल सर्विसेज ली एडवोकेट जो यूके में बैठा है उससे, उसके ऊपर एक्स वाई लिमिटेड को RCM पे करना पड़ेगा। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम इसका। क्या बोला इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कि सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया में बैठा हुआ है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा सेक्शन 13 के डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न के तहत, जो कि क्या बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान मानी जाएगी। ओके, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि ये ट्रांजैक्शन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन माना जाएगा क्योंकि सप्लायर इंडिया के बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया के अंदर है, एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के अंदर ही है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 के तहत इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर RCM पे करना पड़ता है, इसीलिए एक्स वाई लिमिटेड को भी GST अंडर रिवर्स चार्ज पे करनी पड़ेगी ऑन पाउंड 8,000, जो कि एक्स वाई लिमिटेड ने यूके में बैठे हुए अटॉर्नी को पे करे हैं। ओके दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला? दामिनी इंडस्ट्रीज ने रिक्रूट किया है सुपर इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ गुजरात, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ग्रैंड पार्टी फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट एट बैंगलोर। यानी इवेंट कहाँ पे हो रहा है? बैंगलोर में हो रहा है। दामिनी इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है मुंबई के अंदर, तो ये बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ इस ट्रांजैक्शन में। ऑल्सो अगर इवेंट जो होता वो दुबई में होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती वो भी हमको इसमें बताना है। ओके, अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इवेंट ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट मैनेजमेंट के केस में या इवेंट में एडमिशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होती क्या है। जनरली तो दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में मानी जाती है वो जगह जहाँ पर इवेंट हो रहा होता है, लेकिन इस केस के ना दो एक्सेप्शन है जिसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? रिसिपिएंट जहाँ पे बैठा है, जो रिसिपिएंट की लोकेशन है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं।
कौन से दो एक्सेप्शन है दोस्तों? पहला एक्सेप्शन ये कि रिसिपिएंट अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो हम आंख बंद करके रिसिपिएंट की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इवेंट इंडिया के अंदर हो रहा है या फिर इंडिया के बाहर हो रहा है, हम आंख बंद करके प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे? रिसिपिएंट की लोकेशन को मान लेंगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि रिसिपिएंट बैठा तो इंडिया के अंदर है लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट इंडिया के अंदर बैठा है लेकिन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, एंड जो इवेंट है ना, जो इवेंट है वो इंडिया के बाहर हो रहा है, तो ऐसे केस में भी हम रिसिपिएंट की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं दोस्तों? क्योंकि जब सप्लायर भी इंडिया के अंदर ही है, रिसिपिएंट भी इंडिया के अंदर ही है, यानी डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे इंडियन करेंसी ही यूज़ होने वाली है। इंडियन करेंसी इस ट्रांजैक्शन में यूज़ होगी तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स क्यों नहीं ले? गवर्नमेंट डेफिनेटली उस पर टैक्स लेगी। तो इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन में हम प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की लोकेशन को मानेंगे, हम इस सर्विस को एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो अब हमारे करंट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि दामिनी इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है इन मुंबई। ओके, अगर ये रजिस्टर्ड है तो इवेंट चाहे बैंगलोर में हो चाहे दुबई में हो, हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? वही लोकेशन जहाँ पे दामिनी रजिस्टर्ड है, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी मुंबई। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर। क्या बोला इन्होंने कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि सर्विसेज अगर प्रोवाइड कराई जा रही है बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? उस पर्सन की लोकेशन मानी जाएगी अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो। ओके, पहला केस अगर इवेंट बैंगलोर में हो रहा है तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई महाराष्ट्र मानी जाएगी, एंड अगर इवेंट दुबई में हो रहा है तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई महाराष्ट्र ही मानी जाएगी। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला? प्रियांक सेल्स हैं पुणे के, महाराष्ट्र के, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया गुड्स सेल करने का टू बिस्ट एंटरप्राइजेज ऑफ बरेली उत्तर प्रदेश। वाइल द गुड्स वर बीइंग पैक्ड इन पुणे गोडाउन ऑफ प्रियांक सेल, बिस्ट गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम साहिल प्राइवेट लिमिटेड ऑफ शिमोगा कर्नाटका फॉर द सेट गुड्स। बिस्ट एंटरप्राइजेस ने क्या बोला प्रियांक सेल को कि ऐसा करो भाई, मेरे गुड्स ना डायरेक्ट साहिल प्राइवेट लिमिटेड को ही डिलीवर कर दो, मुझे मत भेजना। यानी इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है दोस्तों? दो तरीके की सप्लाईज इन्वॉल्व हो रही हैं। पहली सप्लाई में क्या हो रहा है? पहली सप्लाई जो कि प्रियांक सेल और बिस्ट एंटरप्राइजेस के बीच में हो रही है, जिसमें हमारा जो प्रियांक सेल है, प्रियांक सेल महाराष्ट्र का, ये हो गए सेलर, एंड बिस्ट एंटरप्राइजेस बरेली के, ये हो जाते हैं रिसिपिएंट। ओके, इसके अलावा एक सेपरेट सप्लाई हो रही है, एक दूसरी सप्लाई हो रही है जिसमें कि बिस्ट एंटरप्राइजेस उत्तर प्रदेश सप्लायर है एंड साहिल एंटरप्राइजेस कर्नाटका, ये है रिसिपिएंट। ओके, भले ही गुड्स डायरेक्टली प्रियांक सेल साहिल प्राइवेट लिमिटेड को क्यों ना सेल कर रहा हो, लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन में दो सप्लाईज इन्वॉल्व हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे दो प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होंगे। पहली सप्लाई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? यूपी माना जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। और दूसरे केस में दूसरी सप्लाई जो बिस्ट एंटरप्राइजेस और साहिल प्राइवेट लिमिटेड के बीच में हो रही है, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? कर्नाटका माना जाएगा, क्योंकि रिसिपिएंट का कौन है? हमारा साहिल प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, सो इस केस में भी आईजीएसटी हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, चेक कर लेते हैं हम आंसर में इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला कि प्रियांक सेल और बेस्ट एंटरप्राइजेस के बीच में जो सप्लाई हो रही है, इसको हम बिल टू शिप टू सप्लाई बोलते हैं, जहाँ पे कि गुड्स को डायरेक्टली सप्लायर रिसिपिएंट के पास भेज देता है, ठीक है, और एनी अदर पर्सन इन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, यानी बेस्ट एंटरप्राइजेस अगर किसी और थर्ड पर्सन को बोलेगा तो उसके पास डिलीवर कर देंगे। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो डिटरमाइन किया जाता है वो भी दो सेपरेट सप्लाईज मानते हुए ही कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी,
जहाँ पर कि गुड्स डिलीवर हो रहे हैं बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of the goods shall be the principal place of such person। यानी जिसको बिलिंग करी जा रही है उसकी ही प्लेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो इसलिए प्रेजेंट केस मान लिया जाएगा कि बिस्ट एंटरप्राइजेस ने गुड्स रिसीव कर ली हैं एंड बरेली उत्तर प्रदेश को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जो ट्रांजैक्शन जो सप्लाई प्रियांक सेल्स और बिस्ट एंटरप्राइजेस के बीच में हो रही है उस केस में। इसके अलावा बिस्ट और साहिल प्राइवेट लिमिटेड के बीच में जो सप्लाई हुई उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? शिमोगा, कर्नाटका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला? म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी, अ फेमस क्लासिकल सिंगर। उन्होंने ना एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया इन गुरुग्राम हरियाणा। ओके, कहाँ पे प्लान कर रहे हैं? गुरुग्राम हरियाणा में। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड जो कि लुधियाना पंजाब में रजिस्टर्ड है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेड म्यूजिक कंसर्ट एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड ने होटल दमदम गुरुग्राम में बुक कर लिया फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कंसर्ट। उसको सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड ने कंसिडरेशन पे किया 4 लाख रुपीस का। एंड म्यूजिक एरा जो कॉन्सर्ट कर रहा है उसमें उन्होंने टिकट का प्राइस कितना रखा है? 5,000 रुपये। 400 टिकट उन्होंने सेल कर दी। इन्होंने हमसे पूछा है कि ग्रॉस लायबिलिटी कैलकुलेट करो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज इन्वॉल्व इन द गिवन केस। ऑल्सो अगर टिकट का प्राइस 5,000 ना होकर के 450 रुपये होता तो जीएसटी की लायबिलिटी कितनी आती वो भी हमें कैलकुलेट करके बतानी है। रेट ऑफ जीएसटी इन्होंने 18% दिया हुआ। अब दोस्तों इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है सुनो। इस ट्रांजैक्शन में ना हमारे 3 सप्लाईज इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट सप्लाई जो हो रही है ना वो हो रही है म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड एंड सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। इसमें सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर है एंड म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड रिसिपिएंट है। सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड म्यूजिक एरा को कौन सी सर्विस दे रही है? इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। ओके, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर एंड म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है पंजाब के अंदर। ओके, सो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? क्योंकि म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या मानी जाएगी? पंजाब ही मानी जाएगी। ओके, दूसरा ट्रांजैक्शन दूसरी सप्लाई जो हो रही है वो हो रही है सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड एंड होटल दमदम के बीच में। यहाँ पे होटल दमदम जो है ये हमारा सप्लायर हो जाता है एंड सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड रिसिपिएंट हो जाती है। ओके, होटल दमदम रजिस्टर्ड है गुरुग्राम हरियाणा में एंड सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है दिल्ली में। क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है होटल दमदम सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड को? होटल में एकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, अब होटल में एकोमोडेशन की सर्विस के केस में क्या होता है दोस्तों? जनरली इस केस में जो जहाँ पर भी होटल हमारा मौजूद है ना उसी जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। लेकिन इस केस में भी एक एक्सेप्शन होता है जिसमें हम रिसिपिएंट की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। क्या एक्सेप्शन है दोस्तों? कि अगर रिसिपिएंट इंडिया में तो बैठा है लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर अगर सिचुएटेड है, होटल अगर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो ऐसे केस में ये जो रिसिपिएंट है इसकी लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके, प्रेजेंट केस में क्या है कि रिसिपिएंट भी इंडिया के अंदर है एज वेल एज होटल भी इंडिया के अंदर है, तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगा? होटल जहाँ पर भी मौजूद है उसको ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक थर्ड सप्लाई और इन्वॉल्व है दोस्तों। थर्ड सप्लाई किसके बीच में हो रही है? जो सप्लाई म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड अपने म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है इवेंट में या कंसर्ट में एडमिशन की, जिसके लिए उसने टिकट का प्राइस चार्ज किया हुआ है 5,000 रुपये का।
ओके। तो वो जो इवेंट कर रहा है म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड, उस इवेंट में एडमिशन की सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड ने, वो एक सेपरेट सप्लाई हो जाती है। अब इस केस में सप्लायर कौन है हमारा? म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पंजाब में रजिस्टर्ड है। एंड रिसिपिएंट कौन हो गए? ये अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स हो गए। अनरजिस्टर्ड कस्टमर के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? जहां पर भी इवेंट हो रहा होता है। ओके। इवेंट कहाँ हो रहा है हमारा? इवेंट हो रहा है हरियाणा में, तो इसलिए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? गुरुग्राम, हरियाणा शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑल राइट। इन्होंने प्राइस कितना चार्ज किया टिकट का? 5,000 रुपये। एंड इन्होंने 400 टिकट सेल करी थी। तो इन्होंने ओवरऑल कितना अमाउंट चार्ज किया? ₹5,000 इंटू 400 इज इक्वल्स टू ₹20 lakhs। ओके। अब म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड यानी सप्लायर पंजाब में है, प्लेस ऑफ सप्लाई हम हरियाणा मान रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी हमारा चार्ज हो जाएगा दोस्तों। आईजीएसटी का रेट इन्होंने बताया 18%, तो 20 लाख पे 18% हमारी आईजीएसटी कैलकुलेट होगी, जो कि आएगी 3,60,000। ओके। तो चलो अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक पार्ट और था जिसमें इन्होंने बोला था कि अगर टिकट का प्राइस 5,000 ना रख के इन्होंने 450 रुपये रखा होता तो कितनी जीएसटी लाइबिलिटी आती? अगर दोस्तों इन्होंने टिकट का प्राइस 5,000 ना रख के 450 रखा होता ना, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाती जीएसटी के अंदर, एंड इसके ऊपर कोई भी जीएसटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट ही नहीं होती। जीएसटी के एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर इवेंट में एडमिशन के लिए टिकट का प्राइस 500 रुपये तक का रखा जाता है ना, 500 रुपये तक का अगर प्राइस रखा जा रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर 500 से ऊपर का इन्होंने प्राइस रखा तो फिर जीएसटी चार्ज हो जाता है। ओके। चेक कर लेते हैं अब हम आंसर को। क्या बोला दोस्तों इन्होंने कहा कि 3 सप्लाईज इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। पहली सप्लाई जो म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड अपने ऑडियंसेस को दे रही है, म्यूजिक कंसर्ट में एडमिशन वाली। दूसरी सप्लाई इन्होंने बोली जो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड को दे रही है बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द म्यूजिक कंसर्ट। थर्ड सप्लाई इन्होंने बोला जो होटल दमदम सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड को दे रहा है होटल में एकोमोडेशन की। अब तीनों केस को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट केस में इन्होंने कहा कि जो म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंसेस को सप्लाई दी एडमिशन की टू द म्यूजिक कंसर्न, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? होटल दमदम गुरुग्राम हरियाणा। ओके। एंड यहाँ पे इसीलिए आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। 20 लाख रुपए की यहाँ पे वैल्यू आएगी सप्लाई की, एंड 18% उस पर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा 3,60,000 रुपये का। सेकेंड सप्लाई इन्होंने बोली थी जो म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड की, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लुधियाना पंजाब। यहाँ पे इन्होंने जो कंसिडरेशन दिया था वो 10 लाख रुपए का दिया था, तो 18% आईजीएसटी इधर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड आईजीएसटी का अमाउंट कितना आएगा? ₹1,80,000। इसके बाद थर्ड सप्लाई जो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड और होटल दमदम के बीच में हुई थी, इस केस में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला था? गुरुग्राम हरियाणा बोला था, एंड यहाँ पे कंसिडरेशन कितना दिया गया था दोस्तों? 4 लाख रुपए का। अब सप्लायर कहाँ पर है दोस्तों? सप्लायर भी हरियाणा में है। ओके। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा ही है, तो ऐसे केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होगा 9%। तो कितना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आ गया? 36,000 रुपये। ओके। अब फिर इन्होंने एंड में क्या बोला कि अगर टिकट का प्राइस 450 कर दिया जाता, 5,000 रुपये नहीं किया जाता, तो फिर कोई भी जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 क्या बोलता है कि अगर इवेंट में एडमिशन की सर्विस के केस में टिकट का प्राइस हम 500 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं ना, तो ऐसे केस में हम इस सर्विस को एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ओके। अगर 500 को क्रॉस कर रहा है टिकट का प्राइस, तो फिर हम उस सर्विस के ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं। ऑल राइट। चलो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, एंड अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो। ओके। एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कैसा लग रहा है, एंड आपके जो भी डाउट्स हों वो भी आप कमेंट में डाल देना। मैं सभी डाउट्स को पुटअप करने की कोशिश हमेशा करती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? आरएसटी इनकॉर्पोरेशन एक कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि यूएसए में बेस्ड है।
कहाँ पे है? यूएसए में है। ये अपना ना इंडिया में भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो इंडिया के कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझने के लिए इन्होंने ना एबीसी कंसल्टेंट्स मुंबई के पास अप्रोच किया और इनको क्या बोला कि भाई आप एक सर्वे इंडिया में कंडक्ट करो, ये पता लगाने के लिए कि इंडिया का टेस्ट कैसा है। ओके। इस सर्वे पे क्या होगा ना, सिर्फ सर्वेईज से सिर्फ ओरल रिप्लाईज पूछे जाएंगे, उनको कोई भी सैंपल टेस्ट करने को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एंड एबीसी कंसल्टेंट्स को इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में कंसिडरेशन मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये पता लगाओ कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर द सेट सप्लाई विल अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और नॉट। तो एबीसी कंसल्टेंट जो है, इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई है, ये हो गए हमारे सप्लायर। ओके। किसको सर्विस प्रोवाइड कराई? आरएसटी इनकॉर्पोरेशन को। आरएसटी इनकॉर्पोरेशन कहाँ पर बैठे हैं? आरएसटी इनकॉर्पोरेशन हमारे यूएसए में बैठे हुए हैं। सर्विस क्या प्रोवाइड कराई है? सर्वे करने की सर्विस प्रोवाइड कराई है। इस केस में क्या होता है, इस केस में भी हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13 के अंदर गवर्न होगी। वाई? बिकॉज सेक्शन 13 क्या बोलता है कि सप्लायर या रिसिपिएंट में से कोई भी एक बंदा अगर इंडिया के बाहर बैठा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे पास आकर के डिटरमाइन करो। ठीक है। सेक्शन 13 के सब सेक्शन 2 ने क्या बोला कि ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम रिसिपिएंट की लोकेशन को मानेंगे। ओके। रिसिपिएंट कौन है? आरएसटी इनकॉर्पोरेशन। रिसिपिएंट कहाँ पर है? यूएसए में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूएसए ही कंसिडर करी जाएगी। ऑल राइट। अब क्योंकि रिसिपिएंट इंडिया के बाहर बैठा हुआ है एंड जो कंसिडरेशन मिल रहा है ना, वो कंसिडरेशन भी हमको कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, इसीलिए हम इस सर्विस को एक्सपोर्ट भी कंसिडर कर लेंगे। ओके। सो इन्होंने क्या पूछा था हमसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? हमने कहा यूएसए मानी जाएगी। फिर इन्होंने पूछा कि क्या एक्सपोर्ट भी मान लेंगे हम इस सप्लाई को? हाँ जी, हम बिल्कुल इसको एक्सपोर्ट मान लेंगे। ठीक है। तो चलिए अब इसका आंसर चेक करते हैं क्या बोला हुआ है। आंसर में इन्होंने बोला कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस में से कोई भी अगर एक जन इंडिया के बाहर बैठा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटरमाइन करेंगे सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। क्योंकि सर्वेयर की जो सर्विस है वो सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 13 के बीच में फॉल नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न है ना दोस्तों, डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न सबसेक्शन 2 वाला, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। वो क्या बोलता है कि ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम रिसिपिएंट की लोकेशन को मानेंगे। रिसिपिएंट कहाँ पर है? यूएसए में है, तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूएसए मान ली जाएगी। फिर ये बोलते हैं एक्सपोर्ट मानी जाएगी या नहीं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होता क्या है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में सप्लायर तो इंडिया के अंदर होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर होनी चाहिए, एज वेल एज जो कंसिडरेशन मिल रहा है ना वो भी हमको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिला हुआ होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि जो सप्लायर है सर्विस का एंड जो रिसिपिएंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब कि अगर जीएसटी में सेम पैन पर सेम पैन पर किसी बंदे ने एक या एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करे हुए हैं ना, तो उनको हम जीएसटी के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। उन सभी रजिस्ट्रेशंस को हम जीएसटी के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। अब अगर आप इंडिया के अंदर बैठे हो, आपका एक पर्टिकुलर पैन है एंड आपकी ही कोई ब्रांच इंडिया के बाहर अगर है ना एंड आपने अपनी ब्रांच के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसको हम एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके। बट प्रेजेंट केस में आरएसटी इनकॉर्पोरेशन एंड एबीसी कंसल्टेंट्स क्या आपस में तो डिस्टिंक्ट पर्सन है? नहीं दोस्तों, दोनों ही अनरिलेटेड पर्सन्स हैं, इसीलिए इस केस में हम इस ट्रांजैक्शन को एक्सपोर्ट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। बस ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करवा रही हूँ, ये मानते हुए कि आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर का रिवीजन किया हुआ है। ओके।
सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है फॉरेन कस्टमर्स को इन रिलेशन टू प्रिक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। यानी कि ये तो एक तरीके का एजेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये तो एक तरीके का एजेंट हो गया। इसके कस्टमर्स कौन है, फॉरेन में बैठे हुए हैं। एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर्स जो हैं उनको इंडिया से गुड्स परचेज करने के लिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। ओके, सो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, वेंडर्स को यानी सप्लायर्स को इंडिया के अंदर ढूंढती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिव्यू करती है, फिर उन वेंडर्स की डिटेल अपने फॉरेन कस्टमर्स को भेज देती है। फॉरेन कस्टमर्स उसके बाद डायरेक्टली वेंडर के पास अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सेपरेटली अपने कस्टमर्स से कॉस्ट प्लस मार्कअप के बराबर कंसिडरेशन चार्ज करती है। ठीक है, अब जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है उसने $1 1 लाख चार्ज किया अपने फॉरेन कस्टमर से। ये बोलते हैं कि क्या हम इस सप्लाई को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे या नहीं मानेंगे। अभी दोस्तों सुनो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, ये कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इन्होंने क्या किया है, ये एक तरीके की एजेंट की सर्विस प्रोवाइड करा रही है कुछ फॉरेन कस्टमर्स को। इन फॉरेन कस्टमर्स को क्या करना है, इंडिया में से कुछ गुड्स परचेज करने हैं। इसके लिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, जितने भी वेंडर्स इंडिया में ये वाले गुड्स सेल कर रहे होते हैं ना, जो इसके फॉरेन कस्टमर्स को चाहिए, उन वाले वेंडर्स को रिव्यू करती है। एंड रिव्यू करने के बाद में इनकी डिटेल अपने फॉरेन कस्टमर्स के पास भेज देती है। फॉरेन कस्टमर्स डायरेक्टली उन सप्लायर्स से गुड्स परचेज करते हैं एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को उसका कमीशन दे देते हैं। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन में दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही मानी जाएगी। ये जो सप्लाई है ना दोस्तों, ये सेक्शन 13 के सब सेक्शन 8 एंड क्लॉज बी के अंदर स्पेसिफिकली कवर्ड है दोस्तों। एंड इसमें क्या बोला जाता है कि एजेंट की जो सर्विसेज होती हैं या इंटरमीडियरी की जो सर्विस होती है ना, उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर की लोकेशन को ही मानते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि सप्लायर भी हो गया इंडिया के अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हो गई इंडिया के अंदर। ओके, तो फिर इसीलिए इस सप्लाई को हम एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि रिसिपिएंट हमारा इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है ना, तो इसीलिए हम इस केस को, इस ट्रांजैक्शन को, इस सप्लाई को एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलो हम आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर में इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इंटरमीडियरी की सर्विस क्या होती है उसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि सेक्शन 13 के सबसेक्शन 8 क्लॉज बी में गवर्न होती है इस तरीके की सर्विसेज। एंड यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होती है उसको ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। लोकेशन ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानने के लिए हमारे को 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। क्या 5 कंडीशन होती हैं कि सप्लायर भी इंडिया के अंदर होना चाहिए, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो कंसिडरेशन है वो फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए। एंड जो सप्लायर एंड रिसिपिएंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं होने चाहिए। अभी हमारे ट्रांजैक्शन में ना सारे के सारे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन जो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी इंडिया के अंदर है, इसीलिए ऐसी सर्विस को हम एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, यही कंक्लूजन इन्होंने नीचे ड्रॉ कर दिया एक लाइन में कि क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर का इंतज़ार और कर लो दोस्तों, फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 7th में क्या बोला इन्होंने, मिस्टर मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रेसिडेंट ऑफ पुणे महाराष्ट्र hires the services of Sun Limited, an event management company registered in Delhi for organizing of the new product launch in Bangalore, Karnataka. इवेंट कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटका में हो रहा है। मूर्ति जी अनरजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो बोल रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा दोस्तों? वही होगा जहाँ इवेंट हो रहा है। इवेंट कहाँ हो रहा है? कर्नाटका में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर्नाटका ही कंसीडर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर यही इवेंट जो है कर्नाटका की जगह इंडिया के बाहर हो रहा होता ना, तो जहाँ पर मिस्टर मूर्ति लोकेटेड है यानी कि पुणे महाराष्ट्र, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते। तो इन्होंने अगला क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा कि अगर प्रोडक्ट लॉन्च का इवेंट बैंकॉक में हो रहा होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती? तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी पुणे महाराष्ट्र हो जाती। ओके, थर्ड इन्होंने क्या बोला, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर मिस्टर मूर्ति रजिस्टर्ड होते जीएसटी में और प्रोडक्ट लॉन्च बेंगलुरु और बैंकॉक में हो रहा होता तो कुछ नहीं दोस्तों, अगर ये रजिस्टर्ड होते ना जीएसटी में, तो चाहे प्रोडक्ट लॉन्च बेंगलुरु में हो रहा होता चाहे ये बैंकॉक में हो रहा होता, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आँख बंद करते और प्लेस ऑफ सप्लाई लिख देते हैं मुंबई महाराष्ट्र, सॉरी पुणे महाराष्ट्र। ओके, क्योंकि ये क्या होता है, ये वाला ट्रांजैक्शन हमारे एक्सेप्शन में कवर हो जाता है। ऑलराइट, अभी ऑलरेडी मैंने इतना टाइम लगा के आपको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसलिए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आई होप कि आप लोगों को वो एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम आंसर। क्या बोला इन्होंने, देखो फर्स्ट केस में इन्होंने जहाँ इवेंट हो रहा है यानी बेंगलुरु कर्नाटका, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना। दूसरे में इन्होंने क्या बोला कि अगर प्रोडक्ट लॉन्च बैंकॉक में हो रहा है तो रिसिपिएंट की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे यानी पुणे महाराष्ट्र। एंड थर्ड केस में इन्होंने क्या बोला कि रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो चाहे बेंगलुरु में हो रहा हो चाहे बैंकॉक में हो रहा हो, दोनों ही केस में हम पुणे महाराष्ट्र को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एट्थ केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ना इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये प्लेस ऑफ सप्लाई वो पूछ रहे हैं। मिस्टर महेंद्र गोयल एक इंटीरियर डेकोरेटर है, इन्होंने अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, यानी ये हो गए सप्लायर। इन्होंने किसको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं? हरीश जैन को। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने दो केस बना दिए। पहले केस में इन्होंने बोला कि महेंद्र गोयल मान लो दिल्ली के अंदर बैठा है एंड हरीश जैन महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी जिसके लिए इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है वो प्रॉपर्टी यूएसए में है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? सिंपल, क्या मानी जाएगी? महाराष्ट्र, यानी रिसिपिएंट की लोकेशन। वाई? क्योंकि रिसिपिएंट भी इंडिया के अंदर है, सप्लायर भी इंडिया के अंदर है, यानी इंडिया के ही करेंसी को हम यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट टैक्स ज़रूर लेगी, भले ही आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर क्यों ना सिचुएटेड हो। ओके, सो यहाँ पे रिसिपिएंट की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, तो इस ट्रांजैक्शन में महाराष्ट्र शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड में इन्होंने क्या बोला कि सप्लायर तो दिल्ली के अंदर है लेकिन रिसिपिएंट इंडिया के बाहर बैठा है एज वेल एज प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जहाँ भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, यानी पेरिस शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, जब भी आपको इस तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस मिले उसमें हमको क्या करना है, हम हमेशा उसी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे जहाँ पर कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या होता है, ये वाला जो फर्स्ट केस है ना, ये वाला इसका एक्सेप्शन होता है जिसमें सप्लायर भी इंडिया के अंदर है, रिसिपिएंट भी इंडिया के अंदर है, पर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तभी हम प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की लोकेशन को मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोला हुआ है इन्होंने आंसर में दोस्तों, चेक कर लेते हैं। पहले केस में इन्होंने क्या बोला कि प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी महाराष्ट्र, एंड सेकंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी पेरिस यानी कि फ्रांस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बस 3 क्वेश्चंस और एंड फिर ये चैप्टर डन एंड डस्टेड। ओके, ओ 3 नहीं, बस 2 क्वेश्चंस बचे हैं। ऑल राइट, नाइन्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल हमारा
थर्ड क्वेश्चन से सिमिलर है। इसमें क्या है, आशा एंटरप्राइजेस सप्लायर है स्यूइंग मशीन की। ये कोटा राजस्थान में बैठे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन भी कोटा राजस्थान के अंदर है। इनको एक ऑर्डर मिला दीप ट्रेडर्स से, जो कि जलंधर पंजाब के हैं, और ये जलंधर पंजाब में ही रजिस्टर्ड है। The order is for the supply of 100 sewing machines with an instruction to ship the sewing machine to Jyoti Sons located in Patiala, Punjab, registered in the said state for the purpose of GST. Jyoti Sons is a customer of Deep Traders. Sewing machines are being shipped in a lorry by Asha Enterprises. यानी ये बिल्कुल वही थर्ड क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके की सप्लाई हो गई दोस्तों। एक सप्लाई जो आशा एंटरप्राइजेज और दीप ट्रेडर्स के बीच में हो रही है, एंड दूसरी जो कि दीप ट्रेडर्स और ज्योति एंटरप्राइजेस के बीच में हो रही है। आशा एंटरप्राइजेस एंड दीप ट्रेडर्स के बीच में जो सप्लाई हो रही है ना, इसमें आशा एंटरप्राइजेस सप्लायर हो जाता है एंड दीप ट्रेडर्स हमारा रिसिपिएंट हो जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, दीप ट्रेडर का ही कस्टमर है ज्योति सन्स। इन्होंने क्या किया, दीप ट्रेडर्स ने बोला कि भाई आशा एंटरप्राइजेज आप एक काम करो कि मेरे को ना 100 स्विंग मशीन्स चाहिए थी, 100 सिलाई की मशीन चाहिए थी। आप क्या करो कि मुझे ना भेज करके डायरेक्टली ज्योति सन्स को वो स्विंग मशीन्स आप प्रोवाइड करा दो। ठीक है, वो करा देगी आशा एंटरप्राइजेज, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएसटी एक्ट में क्या होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस में हम मान लेते हैं कि दीप ट्रेडर्स को उन गुड्स की सप्लाई ऑलरेडी रिसीव हो गई, दीप ट्रेडर्स को वो गुड्स ऑलरेडी मिल गई, ऐसा मान लिया जाता है, डीम कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ये दो सेपरेट सप्लाईज मानी जाएंगी। दोनों सेपरेट सप्लाईज में प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग अलग निकाला जाएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहाँ पे दीप ट्रेडर्स लोकेटेड है यानी कि पंजाब। एंड सेकेंड ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहाँ पे ज्योति सन्स लोकेटेड है यानी कि पटियाला, पंजाब। ओके। अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आशा एंटरप्राइजेस हमारी रजिस्टर्ड है राजस्थान में, एंड हम लोग रिसिपिएंट या प्लेस ऑफ सप्लाई बोल रहे हैं पंजाब को, तो ऐसे ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, दीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड है जलंधर पंजाब में, एज वेल एज ज्योति सन्स भी पंजाब के अंदर ही रजिस्टर्ड है, तो इस ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, हमने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब एंड पंजाब दोनों ही ट्रांजैक्शंस में इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा इंटर स्टेट है एंड सेकेंड ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, इसीलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगेगा एंड सेकेंड ट्रांजैक्शन में सी एंड एस लगेगा। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में इन्होंने क्या बोला कि आशा एंटरप्राइजेज और दीप ट्रेडर्स के बीच में जो सप्लाई हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको हम बिल टू शिप टू सप्लाई बोलते हैं। एंड यहाँ पर क्या होगा कि दीप ट्रेडर्स जहाँ पर लोकेटेड है यानी कि जलंधर पंजाब, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो सेपरेट सप्लाई हो रही है दीप ट्रेडर्स एंड ज्योति सन्स के बीच में, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो लोकेशन जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि पटियाला पंजाब को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। इस ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा बिकॉज ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट सप्लाई मान रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, समझाने वाला इन सभी क्वेश्चंस में ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोला, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ओके, पहला इवेंट क्या हो रहा है, ग्रैंड गाला इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट कोलकाता organizes two award functions for Narayan Jewelers, Chennai, registered in Chennai, Tamil Nadu, न्यू दिल्ली एंड सिंगापुर। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, चेन्नई होगा, चाहे न्यू दिल्ली में हो चाहे सिंगापुर में हो, क्योंकि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो हम आंख बंद करके प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे, रिसिपिएंट की लोकेशन यानी कि चेन्नई। ओके, सो चेन्नई शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, परफेक्ट प्लानर्स इज हायर्ड बाय डॉक्टर केल्विन, unregistered person based in Kochi, Kerala, to plan and organize his son's wedding at Mumbai, Maharashtra. Will your answer be different अगर वेडिंग मलेशिया में हो रही होती तो?
ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट मैंने आपको समझा दिया है। क्या मैंने बोला था इस केस में कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जनरली हर ट्रांजैक्शन में हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं इवेंट जहाँ पे हो रहा है उस इवेंट की लोकेशन को। सो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई महाराष्ट्र। लेकिन अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, इंडिया के अंदर बैठा है, लेकिन इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट की लोकेशन। रिसिपिएंट कहाँ पर बैठा है? कोची केरला में बैठा हुआ है। तो अगर इवेंट मलेशिया में हो रहा है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? कोची केरला। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। फर्स्ट आंसर में हम लोग बोल रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई, सेकंड में हमने बोला फर्स्ट केस में महाराष्ट्र एंड सेकंड केस में केरला। ठीक है, चेन्नई, महाराष्ट्र एंड केरला। चेक कर लेते हैं। चेन्नई तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड केरला। ओके, सो इसके साथ ही हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं दोस्तों। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, एक बार इनको आप खुद से रीड कर लेना। ओके, कोई और आपके पास क्वेश्चन हो जो कि आपको जिसमें डाउट हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना। चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर देना। आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। एंड आप लोगों को अगर एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे। नहीं समझ आया हो तो भी बता देना ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं दोस्तों। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ सी ए हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।